हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सत्यवान आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल लोक प्रशासन में आपका वेलकम करता हूं। दोस्तों आज पढ़ेंगे हम लोक प्रशासन के बहुत फेमस विचारक थिंकर हेनरी फ्यूल के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाहता हूं, यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि लोक प्रशासन की सभी वीडियोज़ समय समय पर आपको मिलते रहे। इस चैनल पर हम कंप्लीट लोक प्रशासन को पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपने हमारी पहली और वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके उन्हें भी देखें। हम हर टॉपिक की वीडियो बना रहे हैं। तो बात करते हैं हेनरी फ्यूल की। हेनरी फ्यूल का जो कार्यकाल था वो 29 जुलाई 1841 से लेकर 19 नवंबर 1925 तक का माना गया है। और ये जो रहने वाले थे ये कहाँ के थे? ये फ्रांस के रहने वाले थे। ये फ्रांस के प्रसिद्ध खनन इंजीनियर थे। क्या थे ये? खनन इंजीनियर। ठीक है, खनन इंजीनियर। तो दोस्तों खनन इंजीनियर थे, लेकिन लोक प्रशासन में क्या बताया इन्होंने? लोक प्रशासन में जो प्रबंध के 4 कार्य निर्धारित किए थे। ठीक है, 4 कार्य निर्धारित कौन कौन से किए थे? नियोजन यानी कि प्लानिंग, संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, निर्देशन यानी कि कोऑर्डिनेशन और नियंत्रण कंट्रोल, जिसे पोकोक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इन्होंने 14 सिद्धांत बताए थे, उनके बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे। उससे पहले एक बात और, जो ये फेमस हुए ये 1949 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। 1949 में। कब? 1949 में। कौन सी पुस्तक लिखी थी? अंग्रेजी में लिखी थी इन्हें जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है, जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ये पुस्तक लिखी थी कब? 1949 में। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। 1949 में प्रसिद्ध पुस्तक जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में पुस्तक दी थी, जो इनके सामान्य प्रबंध के बारे में बताती है, जिन्हें इसी पुस्तक के कारण इन्हें सामान्य प्रबंध का जनक कहा जाता है। ठीक है, सामान्य प्रबंध का जनक इसी पुस्तक के नाम से जाना जाता है, और इसी पुस्तक से ये बहुत फेमस हुए थे। और जो 14 सिद्धांत दिए वो इन्होंने कब दिए? वो दिए थे दोस्तों 1917 में। 1917 में हेनरी फ्यूल ने 14 सिद्धांत दिए थे। तो उस पुस्तक का नाम है एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एट जर्नली। ठीक है, ये कब? 1917 में। एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एट जर्नली में इन्होंने 14 सिद्धांत बताए थे प्रबंध के। कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे। देखिए जो 14 इनका योगदान देखेंगे। देखिए, जो पहला योगदान है इनका, लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में समानता बताई। क्या बता? लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता। फ्यूल का मानना था कि अब हमारे सामने के प्रशासन के कई नहीं बल्कि एक विज्ञान है जो समान रूप से सरकारी व गैर सरकारी मामलों में लागू किया जा सकता है। ठीक है, हमारे सामने कई प्रशासन नहीं है बल्कि एक ही प्रशासन है जो कि सरकारी और गैर सरकारी मामलों में
लागू किया जाता है। यानी कि इन्होंने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को एक माना है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये कई बार पूछा जा चुका है कि यह विचारधारा किसकी है। ठीक है, दूसरा है औद्योगिक औद्योगिक उपक्रम की गतिविधि। ठीक है, पहली जो औद्योगिक उपक्रम की गतिविधि बताया, तकनीकी गतिविधि, यानी कि तकनीकी गतिविधि में क्या है, उत्पादन व मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, सेकंड बताया वाणिज्य गतिविधि। वाणिज्य गतिविधि में क्या शामिल है, वस्तुओं का क्रय और विक्रय। फिर है सुरक्षा गतिविधि, जिसमें जान व माल की रक्षा शामिल है। नेक्स्ट है वित्तीय गतिविधि। वित्तीय गतिविधि इसमें शामिल है वित्तीय संसाधनों का कुशलतम प्रयोग। ठीक है, फिर है लेखांकन गतिविधि। लेखांकन में क्या है, बैलेंस शीट बनाना, लागत व वित्तीय अनियमितताओं का पता लगाना। ठीक है, ये है लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग। फिर प्रबंधकीय गतिविधि, जो कि मैंने पहले ही बताया था, वो कोक के नाम से है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और ये कमांडिंग और कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग। ठीक है, वो कोक। तो ये पूछा जा सकता है कि POC COC ये किसने दिया था, पोकोक सिद्धांत या गतिविधि किसने बताई, ये बताई थी हेनरी फ्योल ने। तो ये थी दोस्तों इनकी ये इन्होंने जो गतिविधियां बताई कि ये गतिविधियां होनी चाहिए। अब है संगठन के 14 सिद्धांत। कौन कौन से सिद्धांत बताए, देखिए। पहला सिद्धांत है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन यानी कि कार्य विभाजन कह सकते हो। इन्होंने श्रम विभाजन या कार्य विभाजन द्वारा कर्मचारियों की विशेषज्ञता का लाभ उठाया जाता है। भाई जो जिसका स्पेशलिस्ट है उसको उसी काम में लगा दो, तथा विशेषज्ञों के आधार पर कर्मचारियों में कार्य विभाजन किया जाता है। पहला इन्होंने बताया कार्य विभाजन, उनकी योग्यता के अनुसार काम का विभाजन होना चाहिए। नेक्स्ट बताया प्राधिकार व उत्तरदायित्व। प्राधिकार या व उत्तरदायित्व, सत्ता। प्राधिकार आदेश देने का अधिकार व उसे पालन करवाने की शक्ति है। अथॉरिटी आदेश देने का अधिकार और उसे पालन करवाने की शक्ति है। वहीं दूसरी ओर संगठन के प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायित्व का निर्धारण होना चाहिए। हर लेवल पर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, वो भी निर्धारित होना चाहिए, अन्यथा प्राधिकार या सत्ता के दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है। अगर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी हर लेवल पर तो क्या हो जाएगा, सत्ता का दुरुपयोग होना की संभावना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है अनुशासन। इन्होंने अनुशासन को भी महत्वपूर्ण माना। यह संगठन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो सत्ता के उचित प्रयोग के लिए आवश्यक है। क्या, अनुशासन, डिसिप्लिन। फिर है आदेश की एकता। इस सिद्धांत के अनुसार संगठन में कर्मचारी केवल एक निकटतम उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त करता है तथा उसी के प्रति जवाबदेही होता है, यानी कि एक व्यक्ति से आदेश, ये है आदेश की एकता। फिर है दोस्तों निर्देश की एकता। संगठन में समान उद्देश्यों वाले कार्यों का संचालन एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए, वह इसके लिए एक ही योजना बननी चाहिए। ये है निर्देश की एकता यानी कि कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन भी एक होना चाहिए और ऑर्डर भी एक होना चाहिए। आदेश की एकता और निर्देश की एकता। जो छठा वो है दोस्तों व्यक्तिगत हित की जगह सामान्य हित। एक इंडिविजुअली हित नहीं देखना, क्या, सबका समान हित देखना है, यानी कि सामान्य हित। संगठन के अंदर व्यक्ति का हित
संगठन के हित से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर 7वां जो पॉइंट है वो है पद सोपान यानी कि हायरार्की, जो कि एक इस तरह लेवल होता है, नीचे से ऊपर बढ़ते क्रम में पद सोपान होना जरूरी है। संगठन में पद सोपान का होना बहुत जरूरी है। फिर 8वां जो पॉइंट बताया तो वो था व्यवस्था, सही स्थान पर सही व्यक्ति सही समय पर स्थापित हो। सही स्थान पर सही व्यक्ति सही समय पर स्थापित होना चाहिए। फिर 9वां पॉइंट है केंद्रीयकरण। संगठन में निर्णय केवल कार्यकारी बोर्ड द्वारा लिए जाएंगे, अर्थात फ्योल केंद्रीकरण का समर्थन करता है। केंद्रीकरण यानी कि जो टॉप पर बैठा हुआ वही डिसाइड करेगा कि क्या निर्णय लेना है। फिर 10वां है सहयोग की भावना। संगठन में कार्मिकों तथा उच्च अधिकारियों के मध्य सहयोग की भावना होनी चाहिए ताकि संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। दोस्तों आपने ये सभी 14 पॉइंट याद रखने हैं। इसमें से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा 14 सिद्धांतों में से नहीं है। हेनरी फ्योल ने जो 14 सिद्धांत बताए उनमें से कौन सा इसमें नहीं है। ठीक है, 3 इसमें इनमें से होंगे और 1 उनमें से नहीं होगा, या फिर 7-8 पॉइंट दे देगा और बताइए कौन सा है, पहला तीसरा पांचवा इस तरह। ठीक है, तो ये 2 तरह के इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपने याद रखना है कि कौन कौन से पॉइंट हैं। फिर नेक्स्ट है कर्मचारियों के सेवा स्थायित्व का सिद्धांत। संगठन में क्या है? कर्मचारियों की सेवा स्थायित्व का सिद्धांत। संगठन में एक स्थायी काडर की आवश्यकता होती है जो संगठन की संपूर्ण गतिविधियों का संचालन करती है, यानी कि कर्मचारियों के सेवा स्थायित्व का सिद्धांत। फिर 12वां है समता। फ्योल का मानना था कि संगठन में न्याय व निष्पक्षता का वातावरण बना रहना चाहिए। और फिर 13वां है कर्मचारियों का प्राश्रमिक यानी कि उनका वेतन, उनको अच्छे कार्य के लिए अच्छा वेतन मिलना चाहिए। और नेक्स्ट है पहल की भावना या सिद्धांत। निर्णय निर्माण में अधीनस्थों की भागीदारी सुनिश्चित करता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को पहल करनी चाहिए। तो ये थे दोस्तों हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करना, इससे हमारा हौसला बढ़ता है, और अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए इसी तरह लोक प्रशासन के यूट्यूब चैनल पर, देखते रहिए हमारी वीडियोज़।